हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल मोरवाल स्वागत करता हूं आपको हमारी ऑनलाइन कोचिंग अकाउंटेंसी ब्लैक बोर्ड क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 3, जिसका नाम है साझेदार का अवकाश ग्रहण व मृत्यु पर लेखे। देखिए, ये जो चैप्टर है वो हमारे जो राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड में 7 नंबर का आता है और इसमें से टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 4 क्वेश्चन आते हैं। अब ये 4 क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जिनमें से एक और एक 3 क्वेश्चन, यानी कि ये देखिए 3 क्वेश्चन जो होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं वो एक नंबर के होते हैं, जो अति लघुतरात्मक कहलाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो होता है वो लघुतरात्मक वाला होता है, जो कि आता है आपके 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस तरीके से आपके ये 3 क्वेश्चन और एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो यह चैप्टर आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके आगे के 2 चैप्टर रहे हैं। ये अपने आप में 7 नंबर रखता है, तो 7 नंबर के लिए आपको ये चैप्टर सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब क्या होता है, साझेदारी का अवकाश ग्रहण और मृत्यु पर लेखे, कि ये जो अवकाश ग्रहण और मृत्यु पर लेखे होते हैं, ये आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है जब हमको अवकाश ग्रहण पर और मृत्यु पर लेखे करने पड़ते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब कोई साझेदार अपनी सहमति से, स्वेच्छा से, या उन्होंने आपस में पहले से ही बात कर रखी है, उन्होंने अपने सीमा नियम, अंतर नियम में लिख रखा है कि एक उम्र के पश्चात साझेदार रिटायर हो जाएगा, या फिर मृत्यु होने पर जब या आपसी सहमति से कोई साझेदार, इन परिस्थितियों में कोई सी भी एक परिस्थिति आ जाती है, तो फिर साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या मृत्यु पर अपने आप ही छोड़कर चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको ये वाले चैप्टर में जो लेके पढ़ेंगे वो हमको रखने पड़ते हैं। देखिए, अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार को हम बाहर जाने वाला साझेदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहर जाने वाला साझेदार। ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इसी में सारी की सारी कंपनी की परिभाषाएं लिखी हुई है, साझेदारी की परिभाषाएं लिखी हुई है। तो ये जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, इसकी धारा 32 की उपधारा 1, इसकी के अनुसार, निम्न दशाओं के अनुसार जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, जो धारा 32 उपधारा 1 है, उसके अनुसार साझेदार अवकाश ग्रहण करता है। देखिए, एक एक करके अपन इसको देखते हैं। इसमें पहला आता है सहमति से, अर्थात जब समस्त साझेदारों की सहमति होती है कि हाँ भाई, ये एक्स को या वाई को जो अब रिटायर हो जाना चाहिए, तो वो सहमति से अपने इस साझेदार को रिटायर कर देते हैं। दूसरा, स्पष्ट ठहराव से वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसमें अगर उसके तहत भी वो साझेदारों का अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा है, साझेदार अपनी स्वेच्छा से भी अवकाश ग्रहण कर सकता है। ये 3 परिस्थितियां हैं जो, मगर इसमें क्या, इस स्वेच्छा में क्या होता है कि अन्य साझेदारों को सूचना देनी पड़ती है। ये जो 3 परिस्थितियां हैं, ये आती है हमारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32(1) में ये चीज़ें दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें आने वाली समस्याएं क्या होती है। देखिए, अवकाश ग्रहण के समय आने वाली
समस्याएं, देखो बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे प्रवेश के समय पे भी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उसी तरीके से अवकाश के समय पर भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होएगी। ये वही समस्याएं हैं जो प्रवेश के समय उत्पन्न हुई थी, तो अवकाश के समय भी लगभग वही समस्याएं उत्पन्न होती है। तो हम देखते हैं क्या समस्याएं होती है। पहली समस्या होती है हमारी रेशो से संबंधित। पहली समस्या होती है हमारी रेशो से संबंधित, जिसमें हमको क्या करना होता है, न्यू प्रॉफिट रेशो व गेनिंग रेशो ज्ञात करना सीखना होगा। ठीक है। दूसरी आती है हमारी गुडविल से संबंधित समस्याएं। तीसरी आती है हमारी रिवैल्यूशन, यानी संपत्ति के बढ़ने और कम होने वाली समस्याएं, यहाँ पर वो समस्याएं आती हैं। फोर्थ आती है हमारी संचित लाभों और हानियों से संबंधित समस्याएं। इसके अलावा ये तो हमने अधिकतर पढ़ रखी है, ये वाली समस्याएं तो हमने पहले वाले चैप्टरों में भी पढ़ रखी है। इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा और वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी अवकाश वाले में, तो इनमें तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा जो इस चैप्टर की पार्टिकुलर समस्याएं हैं वो क्या हैं, देखिए परेशानी नंबर 5, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन। ठीक है। जब साझेदार एक साझेदारी में होते हैं तो वो संयुक्त रूप से एक पॉलिसी ले लेते हैं, तो जाते समय अवकाश ग्रहण के समय इस पॉलिसी का समायोजन करना होगा और मृत्यु के समय भी इस पॉलिसी का समायोजन करना होगा। इसके अलावा जब साझेदार साझेदारी में रहता है तो वो अपनी कुछ पूंजी लगाता है, तो उस पूंजी का भी इसको अवकाश के समय समायोजन करना पड़ेगा। तो क्या है, अवकाश ग्रहण करने पर पूंजी का समायोजन। ठीक है। अवकाश ग्रहण करने पर पूंजी का समायोजन। इसके अलावा यही अवकाश ग्रहण करने पर जो होता है, एक तो पूंजी का समायोजन होता है, इसके अलावा जो भी उनको राशि दी जाएगी देय राशि का समायोजन। ठीक है, ये होता है 7 पॉइंट। इसके अलावा अगर कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो जो उसका उत्तराधिकारी होता है, चाहे वो उसकी बीवी हो या उसका कोई पुत्र हो, तो उत्तराधिकारी को देय पूंजी का समायोजन। ठीक है। इस तरीके से ये 8 तरीके के समायोजन हमको करने होते हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे ये फर्स्ट वाला, रेशो संबंधित, मतलब न्यू रेशो व गेनिंग रेशो ज्ञात करना। ये जो ये टॉपिक है ये हम पहले भी देख चुके हैं, मगर हमने वो कब देखा था, प्रवेश के समय देखा था, साझेदार का प्रवेश हो रहा था। तो वहाँ पर और यहाँ पर जो पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा अंतर होगा, वो थोड़ा सा अंतर ही आज हम देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं।
नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना। देखिए, नया लाभ हानि अनुपात हमको ज्ञात करना होगा जब कोई साझेदार फर्म को छोड़कर जा रहा है। मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ये पहले 1:1:1 में, अर्थात 1/3 1/3 और 1/3 में अपना रेशो डिवाइड करते थे। अब इसमें से ए जो है छोड़ के जा रहा है। ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए। तो यहाँ पर ए अवकाश ले रहा है, तो जो नया अनुपात होगा वो बी और सी के मध्य होगा। ऐसे ही अगर बी जा रहा है तो जो नया अनुपात होगा वो ए और सी के मध्य होगा। यदि सी जा रहा है तो नया अनुपात ए और बी के मध्य होगा। अब ये अनुपात किस तरीके से ज्ञात करते हैं वही हम आज यहाँ पर देखेंगे। देखिए, इसकी गणना जो होती है एक सूत्र के माध्यम से होती है। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो सूत्र, ताकि हम लिखे रखेंगे पूरे क्वेश्चन करने के दौरान। न्यू रेशो बराबर ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। न्यू रेशो बराबर ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो मतलब हमारा फायदे का अनुपात। चलिए, अब गेनिंग रेशो कैसे ज्ञात करते हैं। गेनिंग रेशो बराबर होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, गेनिंग रेशो बराबर क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। देखिए, इसमें भी जो है अब आती है पहली परिस्थिति। इसकी पहली परिस्थिति क्या कहता है, जब प्रश्न में साझेदारों का नया अनुपात नहीं दिया गया हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जब प्रश्न में साझेदारों का नया अनुपात नहीं दिया हो। ठीक है, तो क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ए, बी और सी। ए, बी और सी जो है एक साझेदार हैं एक फर्म में, जो 3:2:1 में अपना लाभ विभाजन करते हैं। क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो 3:2:1 में ये लाभ विभाजन करते हैं, और इसके अलावा इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दे के रखता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर वो जैसे ही कहे कि यदि मैं यहाँ पर इसको अलग अलग करके दिखाता हूँ, ए रिटायर हो रहा है, तो आपका कौन बचा, बी और सी। तो बी और सी का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। यदि बी रिटायर हो रहा है तो कौन कौन बचा, ए और सी। तो ए और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। और यदि सी रिटायर हो रहा है तो कौन बचा, ए और बी। तो ए और बी का अनुपात लिख देंगे 3:2। यह इसी तरीके से आपको इसमें ज्ञात करना होता है। बहुत आसान सा काम है। जो रिटायर हो रहा होता है उसका रेशो हम हटा देते हैं और बाकी का रेशो हम लिख देते हैं। देखिए, ये सही किया जा रहा है। यहाँ पर इसमें एक नोट है जो आप लिख सकते हैं कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा घटाकर
नया अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये इसमें नोट है, ये आप नोट को लिख लीजिए। इसके अलावा ये तो था एक तरीका जब प्रश्न में साझेदारों का नया अनुपात नहीं दे रखा है। देखिए इस प्रश्न में केवल इतनी सी चीज दे रखी थी, ए बी सी 3 2 1 के साझेदार हैं और इनमें से कोई सा भी एक को रिटायर होने के लिए ये बोल देगा कि ए रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है या सी रिटायर हो रहा है। इसके अलावा और कौन सा तरीका है देखते हैं। जब निवृत्त साझेदार का या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का, निवृत्त साझेदार का हिस्सा अन्य साझेदार रख ले। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई साझेदार जा रहा है तो वो जाते समय अपना हिस्सा किसी अन्य साझेदार को, शेष अन्य मतलब शेष साझेदारों में से किसी भी एक को दे के चला जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो जाने वाला साझेदार होता है उसका हिस्सा जब अन्य कोई साझेदार लेता है तो वो फायदे में आ जाता है। जिसके पास हिस्सा आता है वो तो केस में आ जाता है, फायदे में आता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमको नया अनुपात और गेनिंग रेशो या फायदे का अनुपात ज्ञात करना होता है। देखिए इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, देखिए ए बी और सी, ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं जो 2:1 में अपना रेशो बांटते हैं। इसमें शॉर्ट में लिखा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन सी क्या कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है। अब इतने से क्वेश्चन से आपको नया अनुपात निकालना होगा। अब इसमें क्या, इसमें एक लाइन और जोड़ दी जाती है कि जो सी अवकाश ग्रहण कर रहा है तो सी का हिस्सा ब्रैकेट में लिख देता हूं पूरा ए रख लेगा। ठीक है, कौन रखेगा, ए रख लेगा। तो अब अपन ज्ञात करें कैसे, हम लगाते हैं हमारा न्यू रेशो का फॉर्मूला। ये सॉल्यूशन हो गया आपका। तो न्यू रेशो कैसे ज्ञात करते हैं, अभी हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, न्यू रेशो बराबर ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। न्यू रेशो बराबर ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, मतलब पुराना अनुपात प्लस फायदे का अनुपात। ये जिसको भी पुराना अनुपात है वो तो साझेदार को होगा ही सही, और जो गेन कर रहा है जितना हिस्सा वो इसका होगा। चलिए देखते हैं, ए का ही ज्ञात करते हैं। पहले ए का न्यू रेशो ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात। तो ओल्ड रेशो कितना है ए का, यहाँ पर देखिए 2 और 2 और 1 4 5, तो 5 तो 2/5। और चूंकि बी सी जा रहा है तो ये कितना लेगा इसका 1/5, तो ये कितना ले लिया इसने 3/5 इसका नया हिस्सा हो गया। ऐसे ही बी है, देखें बी के में हिस्से में बी का नया अनुपात कितना होगा, चूंकि बी ने कुछ भी नहीं लिया है तो बी का अनुपात वही रहेगा जो पुराना अनुपात है, क्योंकि ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग तो इसका कुछ है ही नहीं, तो इसका पुराना अनुपात ही नया अनुपात हो जाएगा, तो 2/5। तो इनका नया अनुपात कितना हो गया 3:2, ये इनका नया अनुपात हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से इसका सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद में आता है तीसरा टॉपिक। देखिए तीसरे टॉपिक में क्या होता है, अभी इस सेकंड वाले टॉपिक में केवल एक साझेदार ही हिस्सा रख रहा था जाने वाले या निवृत्त साझेदार का, मगर जो थर्ड टॉपिक है इसमें 2 या 2 से अधिक साझेदार भी
फायदा ले सकते हैं, फायदे का अनुपात ले सकते हैं। जब निवृत्त साझेदार का या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा अन्य साझेदार विशेष अनुपात में रख लें, ठीक है, विशेष अनुपात में रख लें, तो फिर क्या किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है देखते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देखिए, ए बी और सी, हमेशा अपन ये लेते हैं ए बी और सी, तो 5:4 अनुपात और 3 अनुपात। ये जो क्वेश्चन आपके एग्जांपल करवाए जा रहे हैं, ये आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक चलती है उसी के एग्जांपल हैं, उसी में से ये करवाए जा रहे हैं। अगर आपको वहाँ पर वहाँ पर भी देख सकते हैं, तो आइए देखते हैं इसको आगे। देखिए ए बी सी 5:4:3 के अनुपात में अनुपात साझेदार बांटते हैं। इसमें बी अवकाश ग्रहण करता है, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, बी अवकाश ग्रहण कर रहा है। इसके अलावा जो बी का हिस्सा है वो ए व सी बराबर बराबर रखते हैं, जो बी का हिस्सा ए व सी बराबर बराबर रख लेते हैं, ठीक है, ए व सी बराबर बराबर रख लेते हैं। वापस से आपको जब सोल्व करेंगे तो ये अपना फॉर्मूला लगेगा, न्यू रेशो बराबर ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। अब यहाँ पर पहले हम क्या ज्ञात करें, जब बी जा रहा है तो बी का हम रेशो ज्ञात करते हैं, कितना हो जाता है। यहाँ पर सबका बच्चों को ये भी चीज़ समझ में नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4, 5, 4, 9 और 12, तो हमारा रेशो कितना हो गया 5/12, बी का 4/12, सी का 3/12। तो देखिए बी का त्याग वो कितना कितना हो रहा है, देखिए 4/12 का ए व सी बराबर बराबर रख लेते हैं, तो 1/2 जो है कौन रखेगा, ए रखेगा, तो कितना हो रहा है इसका 4/24, 4/24। इसको आप चाहें तो 2 से 4 से काट दीजिए, तो कितना हो गया 1/6, ठीक है, ये इसका त्याग हो गया। इसके अलावा 1/6 कौन लेगा, ए लेगा, और 1/6 ही कौन लेगा, सी लेगा। अब अपन निकालते हैं ए का न्यू रेशो, तो ए का ओल्ड रेशो कितना है 5/12, और ये गेन कितना कर रहा है, ये गेन कितना कर रहा है, यहाँ पर देखिए 5/12, इसके अलावा गेन कर रहा है 1/6, ठीक है, कितना गेन कर रहा है 1/6, हाँ जी। तो यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया 12 में से आपने भाग दिया, एक बार गुणा किया तो 5 का 5, प्लस करेंगे 6, 12 में भाग दिया 2 बार, इंटू करेंगे 2, तो इसका कितना हो गया 7/12। ऐसे ही बी का न्यू रेशो ज्ञात करेंगे, ओल्ड रेशो कितना है बी का, देखिए 4, तो बी अवकाश ग्रहण कर रहा है, सी का लेंगे, सी का, तो सी का कितना है 3/12, तो ओल्ड रेशो है 3/12, प्लस गेन कितना कर रहा है वो 1/6, तो 1/6 यहाँ पर लिख देंगे। एलसीएम लिया हमने 12 में 12 का भाग दिया एक बार, 3 से गुणा किया 3, 6, 12 का भाग दिया तो 2, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2, तो कितना आ गया ये हमारा, ये आ गया हमारा 3 और 2
5/12। तो हमारा रेशो कितना बन गया? 7:5 हमारा नया अनुपात बन गया है। ठीक है, ये तो था हमने जो देखे 3 तरीके, ये तो था हमारा नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना। इसके अलावा हम गेनिंग रेशो कैसे ज्ञात करते हैं वो भी देख लेते हैं, आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फायदे का अनुपात ज्ञात करना। देखिए अभी तक हमने न्यू रेशो ज्ञात करना सीखा था, अब हम फायदे का अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। ये भी वही चीज़ है कि इसमें क्या होता है कि इसमें भी कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। जैसे इसमें 3 परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, इस रेशो में भी 2 या 3 परिस्थितियाँ उत्पन्न होकर आएगी। जो मृत साझेदार होता है या अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार होता है, वो अपना हिस्सा किसी भी साझेदार को, 1 को, 2 को या 3 को, वो अपना हिस्सा देकर चला जाता है। तो वो कितना हिस्सा देने के बाद में जो शेष साझेदार है उसका अनुपात कितना होता है वो ज्ञात करना ही हमारा फायदे का अनुपात ज्ञात करना होता है। देखिए इसमें क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है। इसकी पहली परिस्थिति होती है कि जब नया लाभ, जब न्यू रेशो दिया गया हो, जब न्यू रेशो दिया गया हो। ठीक है भाई, इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं जो तीनों बराबर बराबर के हैं, 1:1 अर्थात 1/3 1/3 और 1/3 के अनुपात में ये साझेदार हैं। अब इनका नया अनुपात दे रखा है, न्यू रेशो है 5:4। ठीक है, इनका न्यू अनुपात है 5:4। और जो बी है, बी अवकाश ग्रहण करेगा, बी अवकाश ग्रहण करेगा। तो देखिए फायदे का अनुपात कैसे निकालते हैं। तो गेन करने वाले भी बी तो जा ही रहा है, तो ये तो ए होगा या सी होगा। तो गेनिंग रेशो के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो आइए देखते हैं पहले ए का न्यू रेशो कितना है, 5 और 4 मतलब 5/9 माइनस ओल्ड रेशो कितना है, 1/3। तो हम एलसीएम ले लें, 9 5 का 5 आ गया, 3 बार और 3 तो 2/9। ठीक है, इसी तरीके से बी का देखते हैं। बी का न्यू रेशो कितना है, 4/9 माइनस ओल्ड रेशो कितना है इसका, 1/3। तो एलसीएम ले लिया, 9 कितना हो गया, 4 का 4, 3 बार, 1 बार तो 1, 3 बार, सॉरी 3 है 3, तो 1/9। तो हमारा अनुपात कितना हो गया, फायदे का 2:1। ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना होगा जब न्यू रेशो दिया गया हो। ठीक है, इसी में मान लीजिए न्यू रेशो दे दिया तब तो आप ऐसे कर देंगे, मगर बाय चांस आपको न्यू रेशो न दिया गया हो,
ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आपको न्यू रेशो नहीं दिया गया हो तो फिर आप क्या करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में उसने न्यू रेशो ही नहीं दिया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। आइए इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल ए बी व सी, ए बी और सी जो अपना अनुपात बांटते हैं 5:4:1 में, विभाजन लाभ विभाजन इस अनुपात में करते हैं। और अब क्या होता है कि इसमें ए अवकाश ग्रहण करेगा। अब चूंकि हमको नया रेशो तो दे ही नहीं रखा तो हमको इसी चीज से क्वेश्चन करना होगा। तो ए अवकाश ग्रहण करेगा, तो ए जब अवकाश ग्रहण करेगा तो ए को छुपा दो, तो कौन बचा, बी और सी। तो यही इनका क्या हो जाएगा, गैनिंग रेशो। तो बी और सी का गैनिंग रेशो कितना हो जाएगा, 4:1। अगर बी अवकाश ग्रहण करता है, बी अवकाश ग्रहण करता है तो बी को छुपा दो तो कितना बचे, 5:1। तो ए और सी का कितना हो जाएगा, 5:1। अगर सी अवकाश ग्रहण करता है तो सी को छुपा दो तो कितना दिख रहा है, 5 और 4। तो ए और बी का कितना अनुपात हो जाएगा, 5:4। ये देखिए कितना इजी सी चीज है। तो ये था हमारा फायदे का अनुपात ज्ञात करने का तरीका। इससे पहले हमने देखा नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करने का तरीका। ये जो हमने प्रवेश के समय पढ़ा था उससे थोड़ा सा अलग हटके है, तो आप इसको वापस से देखिए वीडियो को। जो है अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब चलती है उसमें से आप इस चैप्टर में से आप देख सकते हैं, या आपको उसी के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें हालांकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा गलती देखने को मिलेगी, यहाँ पर उन गलतियों को सॉल्व कर दिया गया है, सुधार दिया गया है। तो आप यहाँ पर से भी उसको देख सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।